हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जनवरी 2012 का प्रथम प्रश्न पत्र हल करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है या शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है तो नहीं, और शिक्षकों के लिए गहन समस्या है तो ऐसा भी नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो जी हाँ, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा से अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो रही है, तो उन्हें कक्षा में अलग बिठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, इनको समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पर आपका नहीं इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो आपका ये नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों के साथ हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उन्हें गतिविधियों के लिए अलग बिठाना है या उनको उनमें शामिल नहीं करना है। तो इस तरह के आंसर आपके गलत हो जाते हैं। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो पाठ्य पुस्तकों से उनको क्या मतलब, क्योंकि वो देखिए देख के तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। तो जी हाँ, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अगर आप अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनको आसानी होगी, तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं या ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो जहाँ पे देखिए परिवेश आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपने जितने पेपर सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले ही मिले हैं, क्योंकि परिवेश, अगर बच्चों को परिवेश मिल जाता है, खुद से करने का एक माहौल मिल जाता है, तो बच्चे जहाँ पे एक्टिव हैं तो वो ऑप्शन आप लोगों का बहुत ही सही आंसर हो जाता है, क्योंकि अच्छे परिवेश में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से आपका ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा कि अलग अलग छटाएं हों यानी छटाएं हों, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अभी दो ऑप्शन आपके और बच्चे, इनको भी देख लेते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो या केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो जो केवल जहाँ पे आ गया वो तो आपका नेगेटिव हो गया, तो आप इसको देख के ही काट दें। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों को दो उदाहरण दीजिए। यानी कि देखिए, अगर बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए, तो इस तरह आपका यह आंसर राइट हो जाता है, ना कि संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए,
संज्ञा को परिभाषित कीजिए या संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ये आपके गलत हो जाते हैं 3 ऑप्शन। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यहाँ पे जो सबसे कम प्रभावी तरीका है उसको हमें देखना है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास या अपने अनुभवों का वर्णन। देखिए यहाँ पे देखना क्या है, जो नेगेटिव है, जो सबसे कम प्रभावी है, और ये आपका अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाता है। बातचीत करना, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। संवाद अदायगी, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट है वो आपके रॉन्ग हो जाते हैं। और आपका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तो आपका ये राइट हो जाता है क्योंकि ये सबसे कम प्रभावी है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे देखिए आपको नेगेटिव देखना है, कौन सा नहीं है। तो विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रत्ययों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। देखिए जहाँ पे कंठस्थ की बात आ जाती है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पे पूछा क्या गया है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो आपका यही राइट हो जाता है। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, तो आपका कंठस्थ कराना ये आपका नेगेटिव है। फिर भी देख लेते हैं दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, तो आपका यही आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें है भाषा के व्याकरणिक नियम, फिर आपका सेकंड नंबर पर हो जाता है पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर या पाठ यानी भाषा की पाठ्य पुस्तकें या समृद्धि भाषिक वातावरण। तो आपका जो ये जो आपके ऑप्शन हो जाते हैं भाषा के व्याकरण यानी व्याकरणिक नियम, तो जहाँ पे नियम की बात आ जाती है यानी व्याकरणिक नियम, तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि अभी क्या है बच्चे छोटे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको अभी आपको भाषा सिखानी है, अभी उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, तो आपने बच्चों को पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर बता दिए, रटवा दिए, तो क्या आपका ये सही हो जाता है? नहीं, ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद भाषा की पाठ्य पुस्तकें, अब बच्चों के पास आप बहुत सारी भाषा की पाठ्य पुस्तकें लेकर रख दीजिए और बच्चों से बोले इसको पढ़ लीजिए, तो कोई फ़ायदा तो इसमें है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद है समृद्ध भाषिक वातावरण, तो जी हाँ आपका ये राइट हो जाता है क्योंकि भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो भाषिक यानी समृद्ध भाषिक वातावरण ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन या काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। तो इसमें देखिए सीखने की क्षमता का आकलन, तो जहाँ पे सीखने की बात हो रही हो वो आपका राइट आंसर हो जाता है, ना कि काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लें, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो यहाँ पे सबसे कम महत्व की बात हो रही है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो कम महत्व जो इसमें लगता है कि सबसे सही है उसी पर टिक कर दिया जाता है, लेकिन जब कम महत्व पूछ रहे हैं तो मतलब नेगेटिव पूछ रहे हैं, तो आपको नेगेटिव पे ध्यान देना है। जो पॉजिटिव हैं तो वो आपके गलत हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होता है नेगेटिव का भाई नेगेटिव होता है, इसलिए आपका नेगेटिव ही आंसर राइट होगा। तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य आपका हो जाता है, या कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, आपका देखिए वातावरण की बात आई है तो इसका मतलब ये आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो आपका ये भी गलत हो जाता है क्योंकि ये आपका सही है, इसलिए आपका गलत हो जाता है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि सबसे कम प्रभावी आपका यही हो जाता है।
देखिए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है बहुभाषिक कक्षा में सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ गया, देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो अभ्यासों में विविध या पाठों की संख्या या विषय वस्तु में विविध या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो पाठों की संख्या, क्योंकि देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पाठों की संख्या हो जाता है। तो आपका यही आपका राइट आंसर होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता देख लेते हैं। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो जहाँ पर बाधा की बात आ जाए वो आपका गलत हो जाता है। यानी बहुभाषिकता क्या बाधा है? तो ऐसा तो नहीं है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो जी हाँ, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और देखिए, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो कभी भी नहीं, क्योंकि बहुभाषिकता कभी भी भाषा सीखने में समस्या उत्पन्न ही नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चा मादरी ज़बान सीखता है, मादरी ज़बान अपनी लेकर जाता है विद्यालय में, उसके बाद उसको और भी भाषाओं का ज्ञान होता है। जब वो सामाजिकरण यानी समाज के संपर्क में आता है, लोगों से मिलता है, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कहीं से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो उनकी भाषाएं बदली हुई होती हैं। तो क्या होता है, बच्चों का बहुभाषिकता होता है। और बच्चे क्या होते हैं, और भी जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको और भी भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है, मानक भाषा सिखाई जाती है। तो इस तरह से बहुभाषिकता कभी भी बाधा नहीं बन सकती है, बल्कि क्या है, बल्कि आपका भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जो खतरे की बात हो रही है, तो कभी भी खतरा भी नहीं बनती है, क्योंकि खतरा कैसे बन सकती है, जब बहुभाषिकता है। मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं और आपको और भी भाषाएं आती हैं जो वहाँ की भाषा हो, तो वो आपके लिए खतरा हो गई, वो तो आपके लिए सुविधा हो गई। क्योंकि आप जब दूसरी जगह, मान लीजिए जैसे कि अपने यहाँ की मातृभाषा क्या है, मातृभाषा आपकी हिंदी है, ठीक है ना, और आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां तमिल, तेलुगु या आपकी जैसे कि इंग्लिश बोली जा रही है। तो जब आप यहां से इंग्लिश सीख कर गए हैं तो वहां पे क्या बाधा डालेगी? नहीं ना, क्योंकि आपको वहां हेल्प करेगी, वहाँ लोगों से जुड़ने में हेल्प करेगी ना, तो इसलिए कभी भी बाधा नहीं डाल सकती। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विद्यालय यानी भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। तो क्या भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाती है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भाषा तो हम कहीं से भी अर्जित करते हैं, है ना। फिर उसके बाद है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो जी हाँ, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो ऐसा भी नहीं है। फिर नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाषा आप जब सीखते हैं तो सबसे पहले आपको नियम ही सिखा दिए जाते हैं, व्याकरण ही सिखा दिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। अब जब देखिए मातृभाषा सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, क्योंकि उसमें कोई पुस्तक होती है, उसमें कोई अध्यापक होता है, उसमें कोई स्कूल होता है, तो नहीं होता है। तो क्या हुआ कि उसमें नियम हो गए। जब नियम का मतलब ये होता है कि एक नियमानुसार एक पाठ्यक्रम हो, एक शिक्षक हो, कम से कम एक शिक्षक हो और विद्यालय हो, तो इस तरह का ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो यानी कि नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो ऐसा भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देख लेते हैं, तो इसका देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाता है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसके PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया आपके, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, या आपका है कोरी स्लेट होते हैं,
या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो क्या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज़ तो बच्चा नहीं जानता है। उसके बाद भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। कोरी स्लेट है, तो कोरी स्लेट नहीं माना गया क्योंकि उसके पास मातृभाषा है ना, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। जो उसकी मातृभाषा है उसकी व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं ना, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे हमको नेगेटिव देखना है कि इसमें नेगेटिव कौन है, तो जो नेगेटिव होगा वही आपका राइट आंसर होगा। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और उसके बाद है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें हमें देखना क्या है, इसमें हमें नेगेटिव देखना है। तो आपका जो नेगेटिव हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो आपका ये गलत हो जाता है क्योंकि कभी भी तो ऐसा तो नहीं है। और देखिए इसमें जो पॉजिटिव है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, तो जी हाँ, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव की बात की जा रही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ये भी आपका राइट है, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। और जो आपका नेगेटिव है यानी कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद क्वेश्चन है, मदिरा यानी मंदिरा नाम की एक लड़की है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा तो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल में वाले वाक्य ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। देखिए मंदिरा क्या कहती है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो इस तरह से क्या हुआ, केवल उसको सर्वनाम का ज्ञान है यानी प्रयोग करना जानती है, तो ऐसा नहीं है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, तो ये भी गलत हो जाता है। मैं केवल में वाले वाक्य ही बोल पाती, तो ऐसा भी नहीं है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है तो इसमें कविता को पढ़कर निम्नलिखित यानी जो 16 नंबर से 21 नंबर में सबसे उचित विकल्प चुनिए, यानी कि जो आपका 16 नंबर से 21 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कविता को पढ़कर इसके आधार पर आपको आंसर देना है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग कविता को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं है कई क्वेश्चंस हैं। तो हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो ये सब है बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को जो CDP के या और भी जिसमें जो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं ना, नेगेटिव टैग वर्ड से आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही आसानी रहेगी पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि नेगेटिव वर्ड आप लोगों को जब नेगेटिव टैग वर्ड पता होते हैं तो उसमें क्या होता है
कि जब क्वेश्चन आप करने बैठते हैं तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और राइट भी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो 4 ऑप्शन होते हैं ऐसा लगता है सारे सही हैं, सब सही हैं, लेकिन जब नेगेटिव वर्ड आप लोगों को पता होंगे तो आपको पता है कि देखो रटना हो गया, जैसे रटना हो गया, मारना हो गया, पीटना हो गया, इस तरीके के जो वर्ड हो जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। जहाँ पे लचीलापन होता है या बाल केंद्रित शिक्षा हो जाती है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। और जहाँ पे इस तरह का कोई वर्ड आता है कि मान लीजिए बाल केंद्रित है या यहाँ पे परिवेश से आधारित है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हो जाते हैं यानी ऑप्शन हो जाते हैं वो आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव आप लोगों को पता होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर आएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो बहुत ही आप लोगों की हेल्प कराने वाला है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, हरा भरा जीवन का अर्थ। तो पेड़ पौधों से घिरा जीवन या हरे रंगों से भरा जीवन या हरियाली मुक्त जीवन या यानी हरियाली युक्त जीवन या खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हम कविता देख लेते हैं, यानी जो लाइन्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो इसमें खुशियों से परिपूर्ण जीवन यानी क्या माना गया है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। तो नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान या पेड़ों की हवा। तो क्वेश्चन उसमें पहले हम देख लेते हैं, लाइंस देख लेते हैं। देखिए, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। तो क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन है आपका, देखिए कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। तो समस्त प्राकृतिक उपादान, यानी पद्यांश के आधार पर समस्त प्राकृतिक उपादान बाहर लेकर आती हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो वृंदलताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियां या पौधे व डालियां। तो इसमें हम चलते हैं, देखते हैं, पहले लाइंस देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं कि क्या राइट है। इसमें है आप ऊपर से देख लें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है और इस तरह से जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती है और आप राइट आंसर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, और जग से तुम और तुमसे ये है प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। यानी क्या कह रहे हैं कि प्रकृति सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशियाँ। तो क्या है, तो देख लेते हैं आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किससे कहा है। तो प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कवि यह संदेश देना चाहता है, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं या चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, आए अनुपम जीवन लेकर जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली और चारों ओर हरियाली, और यहाँ पे देख लेते हैं, जग में जगे उमंग यही है, सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो है सब बेकार। यानी पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। तो इस अकॉर्डिंग आपका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाता है। आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है या संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो इसमें क्या है, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, तो व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अनुपम से अभिप्राय है, तो सुखद, आनंदमय, मनोहारी या जिसकी उपमा ना दी जा सके। तो अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका फिर से गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन से आंसर की तरफ चलते हैं। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उस बच्चों का है जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो जब क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही बार माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो थोड़ा सा टफ हो जाता है तो उसको बार बार से पढ़ना पड़ता है, या जैसे कविता या ऐसे पंक्तियाँ होती हैं तो उसको समझना होता है। लेकिन इस तरह के जो होते हैं तो वो एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। उसमें गणना के व इबारती सवाल पूछे गए हैं। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। और जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना आवश्यक महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो देखिए अब इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी। तो इसमें आप लोग समझ लें कि समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर अध्ययन किया गया। बच्चे भारत में 3 तरह के बच्चे हैं। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनमें गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। कैसे? तो गणितीय या इबारती सवाल पूछे गए। तो किससे मतलब है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषयों से जुड़ा हुआ था? तो गणित से। किससे? तो गणित से, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो बच्चे यानी जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की। देखिए स्कूली बच्चों ने गलतियां की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इनमें से साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। तो कौन से बच्चे गलती नहीं कर सकते? जो दुकानदारी करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद
चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, या सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, या बच्चों को गणित सीखना चाहिए, या बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। यानी कि देखिए कि जो वो बच्चे स्कूल भी नहीं गए और जो है जो दुकान पे बैठे हैं, क्योंकि उनसे उनको क्या होता है, उनका व्यवसाय चलता है, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें वो पूरी होती हैं। तो अगर उसमें वो बच्चा गलती कर देगा तो उसे पता है कि हमको लॉस हो जाएगा, यानी हमारा घाटा हो जाएगा, और हमारा फिर व्यापार कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो इस तरह से जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही बच्चे सीख लेते हैं। और आप लोग देखते होंगे बच्चे जो दुकानों पे बैठते हैं तो देखो वो कितने तेज़ होते हैं और उनको हिसाब किताब का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है ना। और जो विद्यालय जाते हैं सिर्फ, तो उनको ये चीज़ रहती है थोड़ा सा, तो वो उनसे कम ही होते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब लिख लेंगे। इसमें अगर ऐसा हो जाता है, कभी कभी ये चीज़ भी मानी जाती है। लेकिन जो बच्चे अपना काम करते हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, तो उनका क्या होता है, तो उनको हिसाब किताब सही से कर लेते हैं। और फिर है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि अगर वो बच्चे गलती करेंगे तो क्या होगा कि उनके काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। तो इसमें देखिए गद्यांश के अंतिम अनुच्छेद में वर्णित है। देख लेते हैं कि गद्यांश के अंतिम अनुच्छेद में क्या वर्णित है। इसको हम देखते हैं कि देखिए, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है, इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस बात को संकुचित और सीमित कर देते हैं, यानी खराब अच्छा होना रहता है। तो देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, खराब अच्छा होता रहता है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है और संकुचित कर सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, एक प्रत्यय का उदाहरण है। तो सांस्कृतिक, चूंकि सीमित, संकुचित, तो एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, इस पे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, और उपसर्ग का मतलब आगे होता है। तो इसमें देखिए एक प्रत्यय कहाँ पे लगी है, तो यानी संस्कृति प्लस एक, क्या, तो संस्कृति प्लस एक, तो क्या हो जाता है, सांस्कृतिक। तो इसलिए आपका जो बाद में लगा है, पीछे लगा है, तो क्या हो जाता है, तो प्रत्यय हो जाता है। तो सांस्कृतिक में एक लगा हुआ है, इसलिए आपका जो सांस्कृतिक हो जाता है वो आपका एक प्रत्यय का उदाहरण हो जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है, मन गणित का अर्थ है कठिन गणित, मन गणित कठिन गणित, या मनपसंद गणित, या मन ही मन हिसाब लगाना। तो मन गणित का अर्थ हो जाता है मन ही मन हिसाब लगाना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी जो नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उससे रिलेटेड होगी, जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। आप लोगों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही उसमें आपके होंगे, यानी कि जो टैग वर्ड होंगे वही होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो देख लेते हैं जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या है। तो देखिए, संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया। इसमें क्रिया तथा यानी किया तथा गया, दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया। क्या किया गया है, यानी कि दो क्रियाओं का जहाँ पे प्रयोग किया जाए वो क्या हो जाती है, वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। अब इसमें देख लेते हैं दो क्रियाएं किस में हैं। तो दुकान संभालते हैं, तो ये तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। हिसाब लगाते हैं, ये भी आपका नहीं है। स्कूल जाते हैं, ये भी आपका नहीं है। देखिए, अध्ययन किया गया, अब इसमें दो क्रिया हैं, तो एक हो जाता है आपका किया और एक हो जाता है गया। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो संयुक्त क्रिया है वो आपका अध्ययन किया गया, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, अध्ययन किया गया वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया। इसमें किया तथा गया दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।